क्लास 6 भूगोल का पहला चैप्टर सौरमंडल में पृथ्वी इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले हम ज्योग्राफी शब्द या फिर भूगोल शब्द का मतलब या मीनिंग देख लेते हैं। ज्योग्राफी, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, ठीक है गाइस, और ग्राफी का अर्थ होता है विवरण, मतलब इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। तो ज्योग्राफी का अर्थ या भूगोल का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का विवरण, या फिर जो बाहरी स्वरूप का वर्णन, या फिर जो उसके भौतिक स्वरूप होता है ना, भौतिक भूभाग होता है, उनका अध्ययन करना ही क्या होता है, भूगोल का अर्थ होता है। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटे छोटे चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए, जब सूर्यास्त हो जाता है तब आसमान में बहुत सारी छोटी छोटी वस्तुएं, जो चीज़ें होती है चमकीली, वो हमें दिखाई देती है। आसमान बिल्कुल एक हीरे की तरह जड़ जाता है चमकीली वस्तुओं से। तो वो मतलब ऐसा लगता है जैसे कि पूरे आसमान में हीरे जड़े हो, ठीक है, बिल्कुल चमकीली वस्तु दिखाई देती है। कुछ की टिमटिमाहट तेज होती है, कुछ की कम होती है, मतलब ऐसे ही होता जाता है। देखो, इन चमकीली वस्तु के साथ हम प्रतिदिन क्या चंद्रमा को भी देखते हैं, तो ये अलग अलग समय पर हमें अलग अलग आकार का दिखाई देता है। जब एक दिन ऐसा होता है, महीने में एक बार ये क्या होता है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। और 15 दिन के बाद हम इसे नहीं देखते, या इसे नए चंद्रमा की रात्रि या फिर अमावस्या होती है, ये अमावस्या बोलते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान को साफ साफ है, यदि आसमान कोई बद्दल नहीं है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय इन छोटी छोटी चमकीली वस्तु को क्यों नहीं देख पाते हैं? मतलब देखिए, बहुत को लोगों को आश्चर्य होता है कि हमें दिन में ये सब क्यों नहीं दिखते, हम रात को ही ये सब क्यों दिखते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का जो तेज होता है ना, वो इतना ज़्यादा होता है, उससे इनका जो इनकी टिमटिमाहट है वो हमें दिखाई नहीं देती। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दिन में चले जाते हैं या रात को आ जाते हैं, ये अपने स्थान पर ही रहते हैं। लेकिन दिन में सूर्य का जो तेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए उनका वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते, ठीक है। तो देखिए, सूर्य, चंद्रमा एवं वे सभी वस्तु जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। और सूर्य भी हमारा एक तारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम सूर्य को तारा नहीं मानते, हम नहीं समझते सूर्य अलग है, ये सब अलग है, चंद तो सूर्य एक तारा ही है। लेकिन इसमें क्या है, ये बहुत बड़ा, इसका आकार बड़ा है, और इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है। इससे क्या होती है, इसमें गैसें है, जिससे ये प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है, ठीक है। इस कारण हमें, और जो छोटे तारे हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि हमें सूर्य का जो ताप होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत सौर ऊर्जा देखिए, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हुए, लेकिन हमसे कुछ अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज भी हमें छोटा सा दिखाई देता है, क्योंकि हम जो तारे होते हैं ना, वो हमसे बहुत दूर होते हैं, और जो सूर्य है वो हमसे तो नज़दीक है, इसलिए हमें वो बड़ा दिखाई देता है। और तारे जो होते हैं छोटे हैं, जैसे हम हवाई जहाज आसमान में ऊपर उड़ता है तो हमें बिल्कुल छोटा सा दिखाई देता है। देखिए, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियों को देख सकते हैं।
ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो तारे आकृति बनाते हैं समूह में जो आकृति बनाते हैं उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। देखिए अर्सा मेजर या बिग बियर, ये एक ही नाम है, अर्सा मेजर बोलो या बिग बियर बोलो, इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। मतलब तारों का एक समूह है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है, जिसे सप्तऋषि कहते हैं। सप्तऋषि 7 तारों का समूह होता है, ठीक है। मतलब ये सप्तऋषि वैसे बोलते हैं 7 संत बैठे हैं यहाँ पर आसमान में, बड़े बूढ़े हमें पहले ऐसे ही बताते हैं कि 7 तारों का जो समूह है वो उसे सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र अर्सा मेजर का भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारे तथा ग्रहों नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उस उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, उसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही दिशा पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करते हैं। देखिए जैसे एक लड़की, ये लड़की है, ये देख रही है, ये सप्तऋषि है। अब इन दो जो संकेतक बिंदु है, तारे हैं, इनको मिला के ये देख रही है, तो इसे ध्रुव तारे की दिशा, ध्रुव तारा जो होता है वो हमेशा उत्तर दिशा में ही होता है। आगे देखिए, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह किन्हें कहते हैं? जो जिसमें खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, बल्कि वे तारों के प्रकाश से ही क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई से शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। जो ग्रह होता है ना वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। जो हमारे पृथ्वी है ना वो एक ग्रह है और ये क्या सूर्य के प्रकाश से ही चमकती है, ठीक है। मतलब सूर्य से ही इसको ऊर्जा और प्रकाश मिलता है। तो जो ग्रह का जो अर्थ होता है वो होता है चारों ओर घूमने वाला, क्योंकि सूर्य जो होता है ना, ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने कक्ष में, ठीक है। अभी हम ग्रहों के बारे में जानेंगे, कितने ग्रह होते हैं, क्या होते हैं। देखिए कुछ थोड़े से हम इसको पैराग्राफ को पढ़ते हैं। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां है। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, ठीक है। देखिए अब हम ग्रहों के बारे में जानते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ये सूर्य है, ठीक है, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं और अपनी कक्षों में चक्कर लगा रहे हैं। देखिए जो ग्रह की संख्या होती है वो 8 होती है। 8 ग्रह हैं, ओके, देख लीजिए। ये सूर्य है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं ग्रह अपने अपने कक्षों में। देखिए सबसे जो नज़दीक ग्रह है सूर्य के वो है बुध, और फिर है शुक्र, पृथ्वी हमारा तीसरे नंबर पे आता है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। ये रहा नेपच्यून। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए सूर्य के चारों ओर हमारा जो पृथ्वी है वो 3rd नंबर पे आता है। सूर्य से यदि देखें तो सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल आता है, फिर आता है बृहस्पति, फिर शनि, यूरेनस, फिर नेपच्यून, ठीक है। ये 8 ग्रह है। ये अपने अपने कक्षों में क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यदि मैं आपको छोटा सा ये देती हूँ, देखिए चीज़ हमारी जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर तो घूर्णन करती है, सिर्फ एक दिन में कर लेती है, लेकिन सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है ना वो 365 दिन का होता है। इसी प्रकार ये और भी सारे ग्रह जो होते हैं वो कितने अपने कक्ष पर कितने पर जो घूर्णन है उसमें कितना टाइम लगाते हैं, और सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण में कितना टाइम लगाते हैं। देखिए घूर्णन जो होता है ना वो होता है, जैसे पृथ्वी है हमारी, वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। घूर्णन वो एक दिन में पूरा कर लेती है, ठीक है। जो पृथ्वी है ना, हमारा ग्रह पृथ्वी, वो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है वो एक दिन में पूरा कर लेती है, लेकिन जो परिक्रमण उसे कहते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो हमारी पृथ्वी 365 दिन और 4 घंटे में पूरा करती है। 4 घंटे को हम सुविधा अनुसार देखते नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कि हम 4
4 साल में यदि 4-4 घंटे जोड़ते हैं तो 1 दिन बन जाता है, ठीक है। 24 घंटे बन जाता है, तो उसमें हम 4 साल में 1 दिन को बढ़ा देते हैं, 366वां दिन मानते हैं, ठीक है। तो 366वां, लेकिन अभी तो हम देखते हैं ना, हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष होता है, ठीक है, जिसमें 366 दिन होते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। हमारी जो पृथ्वी है उसका उपग्रह चंद्रमा है, जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए, पौराणिक रोमन कहानियों में सौर सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंध, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अधिक शब्दों को लिखिए। सौरमंडल, सौरमंडल सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो सबसे पहले सूर्य के बारे में ही, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। यह अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। शब्द की उत्पत्ति, ऐसे शब्द, बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं के लिए ये शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, एक ग्रीक भाषा से लिया गया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना। आइए इस संबंध में कुछ और भी देखते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये है सूर्य की दूरी के अनुसार क्रम है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में इसे चक्कर लगाने के लिए इसे 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका जो आकार और आकृति है लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं, क्योंकि ये जो है अन्य जो ग्रह थे उनके कक्षों में घुस जाता था, इसलिए इसे बौने ग्रह की हटा दी, मतलब ग्रह से हटा दिया था। पहले हमारे 9 ग्रह थे, लेकिन अब 8 ही ग्रह हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। देखिए, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यह पानी, वायु जो हमारे लिए आवश्यक है, वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन मौजूद है, जो हमारी प्राणवायु है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे देखिए, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है वे पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा की सतह पर जिन्होंने कदम रखा था। 21 जुलाई 1959 को, ठीक है, 69 को, 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा था। लेकिन हमारे भारत में से कोई नहीं है। सबसे पहले जो
राकेश शर्मा थे वो गए थे, लेकिन वो अंतरिक्ष में गए थे। कल्पना चावला थी वो भी अंतरिक्ष में गई थी। जो नील आर्मस्ट्रांग थे यही सबसे पहले क्या गए थे, चंद्रमा पर उन्होंने कदम रखा था। चंद्रमा के बारे में देखिए, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं कि हमारे पृथ्वी से अगर सूर्य ज़्यादा नज़दीक है हमसे या फिर चंद्रमा। जाहिर है चंद्रमा ही नज़दीक है। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है हमसे, सूर्य पृथ्वी से। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। यहाँ न पानी है न वायु। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह, तारों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह जो है ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रह से टूटकर अलग हो गए थे। अब देखते हैं उल्कापिंड। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रकार के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार जो प्रकाश होता है उत्पन्न करता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरते जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारे वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा जो सौरमंडल है इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यंत कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। देखिए, पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है। सौरमंडल आकाशगंगा और आकाशगंगा ब्रह्मांड का। हमारी आकाशगंगा, हमारा जो सौरमंडल किस आकाशगंगा में है वो है मिल्की वे। मिल्की वे आकाशगंगा में है हम। ठीक है।